हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन किलर। ठीक है, तो इस बुक को खोल लीजिए। खरीद लिए हैं तो, नहीं खरीदे हैं तो आपको खरीदना चाहिए। तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास है पार्ट 5 यानी कि 4 तक क्लास हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पेज नंबर 27 खोलेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ में आ जाएंगे। 27 ऐतिहासिक ग्रंथ में आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक बात और, जो भी क्वेश्चन का आंसर के बुक में दिया हुआ है, थ्योरी भी जो भी दिया हुआ है, सबका ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजमाइए आप कितना सही कर पाते हैं, कितना गलत। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाविभाषा किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसका आंसर कीजिए। कहता है महाविभाषा किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएंगे? जैन धर्म, वैदिक, बौद्ध, शैव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है महाविभाषा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर विस्तार से व्याख्या की गया है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है महाविभाषा नामक ग्रंथ का संकलन किसने किया था। महाविभाषक नामक ग्रंथ का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? महाविभाषा, है ना। इस ग्रंथ का जो संकलन किसने किया था? चलिए 2 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? वसुमित्र ने किया था। कौन किया था? वसुमित्र ने। कह रहा है महाविभाषा का संकलन बौद्ध विचारक वसुमित्र ने किया था। उन्होंने इसमें बौद्ध धर्म के विविध पहलुओं की क्या की थी? व्याख्या की थी। आइए फिर आ जाएंगे। महाविभाषा ग्रंथ में किस धर्म के विषय पर विस्तार से सूचना दी गई है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट खोलिएगा, पॉकेट जीके वाला क्लास में जाइएगा। बौद्ध धर्म के विस्तार से बताया गया है। ठीक है, चलिए। कहता है महाविभाषा ग्रंथ में किस धर्म के विषय पर विस्तार से सूचना दी गई है। इसका आंसर बता देना है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताइए तो। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेदांत, सांख्य। महाविभाषा ग्रंथ में किस धर्म के विषय पर विस्तार से सूचना दी गई है। तो आप कहेंगे क्या? बौद्ध धर्म, है ना। क्या है सर? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से सूचना दी गई है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है महाविभाषा ग्रंथ में बौद्ध धर्म की सिद्धांतों, पद्धतियों और दर्शन का विस्तार से वर्णन मिलता है। 4 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है महाविभाषा किस प्रकार की भारतीय साहित्यिक धरोहर है। महाविभाषा जो है किस प्रकार की भारतीय साहित्यिक धरोहर है। इसका आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? किस प्रकार की धरोहर है। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? कथा ग्रंथ, ना ऐतिहासिक कथा, ना महाकाव्य भी नहीं, पांडुलिपि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पांडुलिपि, है ना। चलिए आगे बढ़ें। कहता है महाविभाषा एक प्राचीन भारतीय पांडुलिपि है जिसमें बौद्ध साहित्य और दर्शन की महत्वपूर्ण टीकाएं संकलित हैं। 5 नंबर का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कहता है महाविभाषा किस श्रेणी की बौद्ध साहित्यिक कृति मानी जाती है। महाविभाषा किस श्रेणी पूछ रहा है, किस श्रेणी की बौद्ध साहित्यिक कृति मानी जाती है। तो उपनिषद, अभिधम्म, पांडुलिपि, सूत्र ग्रंथ, किसकी? बता दीजिए। 5 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे, कहता है ना कि महाविभाषा किस श्रेणी की बौद्ध साहित्यिक कृति मानी जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे पांडुलिपि। ठीक है, समझ में आ रहा है। कहता है महाविभाषा को प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों में गिना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन पर आधारित है। फिर आ जाएंगे 1 नंबर पे। कहता है तोलकाप्पियम किस भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। इसका आंसर कीजिए। तोलकाप्पियम किस भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे तमिल। क्या हो जाएंगे? तमिल। देखिए फिर कह रहा है तोलकाप्पियम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। क्या है जी? व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्पियम। कहते इसे तमिल साहित्य का क्या आधार और माना जाता है। आगे कह रहा है कि तोलकाप्पियम ग्रंथ की रचना किसने की, है ना। तेलुगु तो है लेकिन किया किसने, है ना। तोलकाप्पियम ग्रंथ की रचना किसने की। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका जो आंसर हो जाएंगे तोलकाप्पियर अपने नाम पे ही ग्रंथ का नाम रखा तोलकाप्पियम, है ना। तोलकाप्पियम। चलिए आगे बढ़ते। कहता है इस ग्रंथ के रचयिता तोलकाप्पियर माने जाते हैं। वह प्राचीन तमिल व्याकरणचार्य थे। क्या थे? व्याकरणचार्य थे। ठीक है, आइए। कहता है आज ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से 2 ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित हैं। इसका आंसर कर देना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? कहता है कि निम्न में से कौन से 2 ग्रंथ हैं तमिल व्याकरण से संबंधित है। इसका आंसर क्या करेंगे आप? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए।
क्या है? तो तोलकाप्यम तो अभी हम लोग देखे थे। अगर आपको अगतियम पता नहीं है तो इसमें कहीं तोलकाप्यम नहीं है, इसीलिए आप क्या करेंगे, ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर करेंगे। कहता है तोलकाप्यम किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तोलकाप्यम किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन, खगोल शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा। किससे संबंधित है बताइए? तोलकाप्यम जो है किस विषय से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे, इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे व्याकरण। व्याकरण से संबंधित है। कहता है तोलकाप्यम तमिल भाषा का एक प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। इसमें तमिल भाषा के व्याकरण, नियम, साहित्य शास्त्र और सामाजिक आचरण का वर्णन मिलता है। 6 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है तोलकाप्यम ग्रंथ की भाषा क्या है? तोलकाप्यम ग्रंथ की भाषा क्या है? इसका भाषा बता दीजिए। हम उसी समय बताए थे, क्या संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, पाली है, क्या है? तोलकाप्यम ग्रंथ की भाषा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे तमिल, है ना? क्या हो जाएंगे, सॉरी, तमिल हो जाएंगे, है ना? तमिल हो जाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है तोलकाप्यम तमिल भाषा में लिखा गया प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। यह तमिल साहित्य का आधार स्तंभ माना जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कहता है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने, है ना, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइएगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएंगे वैशेषिक, है ना? वैशेषिक ग्रंथ, वैशेषिक। कहता है ना किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक ने इसका प्रतिपादन किया है। वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसके अनुसार यह संसार परमाणुओं के संयोग से बना है। यह भौतिक तत्वों की व्याख्या करता है। 1 सेकेंड। कहता है वैशेषिक दर्शन के मूल प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? गौतम, पतंजलि, कनाद, जमद, क्या लिखा हुआ है, जमदग्नि, है ना? जमदग्नि। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे कनाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कनाद। वैशेषिक दर्शन के मूल प्रवर्तक कौन थे? तो हो जाएंगे जनाद। क्या हो जाएंगे? कनाद, सॉरी कनाद। कह रहा है ऋषि कनाद को वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में परमाणुवाद की अवधारणा दी थी। आइए 3 नंबर का आंसर करेंगे। वैशेषिक दर्शन का मुख्य विषय क्या है बताइए? वैशेषिक दर्शन का जो मुख्य विषय क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 3 नंबर का आंसर करेंगे। क्या हो जाएंगे? ध्यान और योग हो जाएंगे, कि तर्क और न्याय हो जाएंगे, कि भौतिक तत्वों की संरचना हो जाएंगे, कि वेदों की व्याख्या? क्या आंसर हो जाएंगे इसका? तो आप कहेंगे भौतिक जो है, भौतिक तत्वों की संरचना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए कह रहा है वैशेषिक दर्शन एक भौतिक विज्ञान पर आधारित दर्शन है जो बताता है कि संसार की उत्पत्ति परमाणुओं के संयोग से हुई है। चलिए 4 नंबर का आंसर करेंगे। वैशेषिक दर्शन का कौन सा अन्य दर्शन से साम्य है? वैशेषिक दर्शन का कौन सा अन्य दर्शन से साम्य है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? वैशेषिक दर्शन का कौन सा अन्य दर्शन से साम्य है? 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे सर? तो आप कहेंगे न्याय दर्शन, है ना? न्याय दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कहता है वैशेषिक और न्याय दर्शन दोनों में तर्क है और ज्ञान पद्धति में साम्य है, परंतु वैशेषिक दर्शन वस्तुओं की प्रकृति और तत्वों पर ज़्यादा केंद्रित हैं। 5 नंबर देखिए, फिर कह रहा है वैशेषिक दर्शन किसका भाग है बताइए? किसका भाग है? उपनिषद, पुराण, षड दर्शन, आगम, किसका भाग है सर? 5 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे षड दर्शन। चलिए कहता है भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों को षड दर्शन कहा जाता है, जिनमें से एक है वैशेषिक दर्शन जो पदार्थ और गुणों की व्याख्या करता है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है ऋषि कनाद किस काल में हुए माने जाते हैं? ये जो ऋषि कनाद हैं किस काल में हुए क्या माने जाते हैं? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, की तृतीय, की 5वीं है? कौन सा बताइए? 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे द्वितीय। क्या हो जाएंगे सर? द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि ऋषि कनाद की रचनात्मक अवधि ईसा पूर्व 2री शताब्दी मानी जाती है। यह वो समय था जब दर्शन और तर्कशास्त्र भारत में विकसित हो रहे थे। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, कुछ इस तरीके से खान सर की बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए कह रहा है कि हम लोग किस जाति के अंतर्गत आते हैं बताइए? क्या हम लोग निएंडरथल से आते हैं? निएंडरथल से आते हैं, होमो इरेक्टस से आते हैं, होमो सेपियंस से आते हैं, कि होमो हैबिलिस से आते हैं? बताइए
इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 1 नंबर का आंसर बता दीजिए मेरे दोस्त। आप कहेंगे हम लोग जो हैं वो आते हैं हेमोसेपियंस में आते हैं, हेमोसेपियंस में आते हैं। कहता है हम मनुष्य हेमोसेपियंस जाति से संबंधित है जो अत्यधिक विकसित और बुद्धिमान मानी जाती हैं। 2 नंबर का आंसर करेंगे कहता है हेमोसेपियंस बोल रहे हैं का, होमोसेपियंस, होम लिखते हैं ना इसे, HOME होम, तो होमो है ना, होमोसेपियंस। आइए कहते हैं होमोसेपियंस शब्द का अर्थ क्या है बताइए। 2 नंबर का आंसर करेंगे जो होमोसेपियंस हैं इसका अर्थ क्या है? सीधा खड़ा होने वाला, बुद्धिमान मानव, शिकारी मानव, प्राचीन मानव। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो आप कहेंगे बुद्धिमान मानव। इसका राइट आंसर जो है हो जाएंगे बुद्धिमान मानव। कहता है होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धिमान मानव जो आधुनिक मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर का आंसर करेंगे पृथ्वी पर सबसे अधिक विकसित प्राइमेट्स कौन है बताइए। पृथ्वी पर सबसे अधिक विकसित जो है प्राइमेट्स कौन सा है? होमोसेपियंस है कि डायनासोर है कि घोड़ा है कि मेढक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 3 नंबर का आंसर तो आप कहेंगे होमोसेपियंस है ना जी। क्या है? होमोसेपियंस। पृथ्वी पर सबसे अधिक विकसित प्राइमेट्स अगर कोई है तो होमोसेपियंस हैं। कहता है पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राइमेट्स में होमोसेपियंस सबसे विकसित और बुद्धिमान है। 4 नंबर का आंसर करेंगे निम्न में से कौन प्राइमेट्स की श्रेणी में नहीं आता बताइए। लेमर्स नहीं आता कि लोटिस नहीं आता कि बंदर की मगरमच्छ? कौन सा जो है प्राइमेट्स में नहीं आता, प्राइमेट्स की श्रेणी में नहीं आता? इसका आंसर करना है बस। क्या हो जाएंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे मगरमच्छ। क्या हो जाएंगे? मगरमच्छ। कहता है प्राइमेट्स में लेमर्स, लोटिस, एम्स, बंदर आदि शामिल होते हैं जबकि मगरमच्छ सरीसृप रेप्टाइल में होते हैं, रेप्टाइल वर्ग में आते हैं। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कृषि क्रम का जो प्रादुर्भाव है ना, प्रादुर्भाव किस काल में हुआ था? इसका आंसर करेंगे चलिए फटाक से करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कृषि क्रम का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। कहता है खेती और पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। इसी समय मानव ने खाना बदोश जीवन छोड़कर क्या किया? बस्तियों की स्थापना की। चलिए 2 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है नवपाषाण काल किस काल के बाद आता है? इसका आंसर कीजिए, ध्यान से इसको देखिए, ये भुलवा देगा आपको, गलती करवा देगा। कह रहा है ना नवपाषाण, एक सेकेंड दीजिएगा हमको। कहता है कि नवपाषाण काल जो है किस काल के बाद आता है? कौन से काल आएगा उसके बाद नवपाषाण आएगा? तो आप कहेंगे मध्यपाषाण के बाद नवपाषाण। पहले पूरा पाषाण आ जाता है, फिर मध्यपाषाण आता है, फिर नवपाषाण। तो ये कह रहा है कि नवपाषाण काल किस काल के बाद आता है बताइए। तो मध्यपाषाण के बाद कौन आएगा? नवपाषाण। वेरी गुड। इसमें देखिए ये सब चीज़ें हैं ना कि आपको आप जानते हैं लेकिन फिर भी आपसे गलती करवाएगा ही करवाएगा। नवपाषाण काल मध्यपाषाण काल के बाद आता है और यह पाषाण युग का तीसरा और अंतिम चरण है नवपाषाण। ठीक है, सही है। आइए कहते हैं पाषाण काल का अध्ययन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित होता है? पाषाण जो काल का अध्ययन है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित होता है? क्या खगोल शास्त्र, राजनीतिक, पुरातत्व और निरी विज्ञान या भूगोल? पाषाण काल का अध्ययन बता दीजिए क्या हो जाएंगे सर? इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे पुरातत्व। क्या हो जाएंगे? पुरातत्व और निरी विज्ञान के क्या होता है? क्षेत्र से संबंधित है पाषाण काल। अब देखो है पाषाण काल में मानव जीवन की शुरुआती अवस्था को समझने के लिए पुरातत्व और नृ विज्ञान जैसे विषय का अध्ययन किया जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन फिर आ जाएंगे। कहता है पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग किस युग की विशेषता थी? पॉलिशदार पत्थर के औजारों का जो प्रयोग था किस युग की विशेषता थी? इसका आंसर करना है, बताइए क्या हो जाएंगे? तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? नवपाषाण। क्या करेंगे? नवपाषाण युग। आइए नवपाषाण युग में मानव ने पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार का प्रयोग करना शुरू किया जिससे खेती, पशुपालन और निर्माण कार्य में मदद मिली। 2 नंबर का आंसर करेंगे। कह रहा है 2 नंबर क्या कह रहा है? कहता है निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है? इसका आंसर करना है। चलिए क्या हो जाएंगे सर? 2 नंबर का आंसर कीजिए। कहता है निम्न में से कौन सी विशेषता जो है नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है? नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे लोहे के औजार का प्रयोग। ये नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है। देखिए कह रहा है नवपाषाण युग में पत्थर के औजार का प्रयोग होता था, लोहे का प्रयोग लोह युग में शुरू हुआ था। अब आ जाए 3 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहा है कि नवपाषाण युग में आश्चर्यों के फर्श को किससे ढका जाता था? नवपाषाण युग में
आश्रयों के फर्श को किससे ढका जाता था? बताइए 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? किससे ढका जाता था? तो आप कहेंगे चटाई या जानवरों की खाल से ढका जाता था, है कि नहीं? अब देखिए कह रहा है नवपाषाण काल में लोग पौधे, लकड़ी, पत्थर आदि से बने आश्रयों में रहते थे और उनसे फर्श से चटाई जानवरों की खाल से ढके होते थे। अब देखिए कह रहा है कि नवपाषाण युग में बनाई गई विशिष्ट प्रकार की कब्रें क्या कहलाती थी? बताइए नवपाषाण युग में जो बनाई जाती थी विशिष्ट प्रकार की कब्र जो होती थी क्या कहलाती थी? गुफा कब्र, पैकेज कब्र, पिरामिड या समाधि स्तूप क्या कहलाती थी? 4 नंबर का आंसर करेंगे तो आप लोग कहेंगे पैकेज कब्रें कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पैकेज कब्रें। कहता है नवपाषाण युग में लोग मृतकों को दफनाने के लिए पैकेज कब्रें बनाते थे जो लंबी गैलरी जैसी होती थी। 1 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है भारत में सर्वप्रथम पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बताइए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है ना। इसका आंसर जो है कहता है ना कि भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले पशुपालन और कृषि के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हुए हैं, है कि नहीं? मेहरगढ़। आइए कह रहा है मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, है ना। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान से, है ना, पाकिस्तान में। कहता है कि मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के आसपास के गेहूं के साक्ष्य मिले जो भारत में पशुपालन एवं कृषि के सबसे पुराने प्रमाण माने जाते हैं। 2 नंबर का आंसर करेंगे। क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य भारत में किस स्थान से प्राप्त हुए? अब भारत की बात बता दो, क्या हो जाएंगे? हैं क्या हो जाएंगे? कोल्डी हवा। क्या हो जाएंगे? कोल्डी हवा। कोल्डी जब तक कोल्डी हवा इसका आंसर हो जाएगा ना। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य भारत में अगर बात करें किस स्थान से प्राप्त हुए तो कोल्डी हवा। देख कहता है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद आज के क्या पढ़ते हैं? प्रयागराज जिले में स्थित कोल्डी हवा से सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। 3 नंबर का आंसर करेंगे। चलिए 3 नंबर क्या कह रहा है? कहता है लहुरा देव। क्या नाम है? लहुरा देव स्थल किस जिले में स्थित है? लहुरा देव स्थल जो है किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बताइए। लहुरा देव, और बस याद रखिए लहुरा देव क्या हो जाएंगे इसका आंसर? आप कहेंगे संत कबीर नगर, है ना। किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर में। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि विशेषता चावल के प्रमाण मिले हैं। 4 नंबर का आंसर करेंगे। कह रहा है 4 नंबर क्या कह रहा है कि नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि स्थल कौन सा है? कहता है नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि स्थल है कौन सा है? बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएंगे सर? ये भी हो जाएंगे लहुरा देव। क्या हो जाएंगे सर? लहुरा देव। देखिए कह रहा है नवीनतम पुरातात्विक खोजों के अनुसार लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए जो इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन कृषि स्थल बनाते हैं। फिर 1 नंबर पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है? कहता है चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 1 नंबर का आंसर कीजिए। क्या हो जाएंगे सर? क्या हो जाएंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएंगे ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब आइए देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि कहता है तांबे के औजार और हथियारों का निर्माण सबसे पहले किस युग में प्रारंभ हुआ? तो कहता है तांबे के औजार और हथियारों का निर्माण जो है सबसे पहले किस युग में प्रारंभ हुआ था? 3 नंबर का आंसर करेंगे। बता दीजिए 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? किस युग में? 3 नंबर का तो बताइए। आप कहेंगे ना चालकोलिथिक युग में। वेरी गुड। अब देखता है इस युग में तांबे से बने उपकरणों के साथ सभ्यता और तकनीक में वृद्धि हुई। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ देखिएगा कह रहा है कि चालकोलिथिक युग में तांबे और औजार के उपयोग से क्या हुआ था? बताइए क्या ही हुआ था? इसका आंसर करेंगे। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? कह रहा है यहाँ पे चालकोलिथिक युग में तांबे और औजार के उपयोग से क्या हुआ था? हैं तो क्या कहेंगे? कहेंगे मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं? कहेंगे वह हाँ। अब देखिए कह रहा है मानव सभ्यता में, यहाँ कह रहा है धातुओं के प्रयोग से कृषि निर्माण और हथियारों की उन्नति हुई जिससे सभ्यता आगे बढ़ी। अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? भारत में प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर करेंगे 1 नंबर का क्या हो जाएगा? हाँ
नर्मदा घाटी। हाँ जी, नर्मदा घाटी है कि नहीं। देखिए कहता है भारत में मानव का सबसे पहला जीवाश्म नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुआ था, जो मानव विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण खोज है। 2 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है 2 नंबर, नर्मदा घाटी से प्राप्त मानव जीवाश्म किसका था? बच्चे का, पुरुष का, महिला का, वृद्ध व्यक्ति का, किसका था बताइए। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे दिमाग लगा के कि महिला का, है कि नहीं। तो नर्मदा घाटी से प्राप्त मानव जीवाश्म किसका था जी? तो महिला का था। कहता है नर्मदा घाटी से जो मानव जीवाश्म मिला वह एक महिला का था, जिसे वैज्ञानिक रूप से नर्मदा मानव कहा गया, है कि नहीं। 3 नंबर का आंसर कीजिए। क्या कह रहा है? नर्मदा घाटी से प्राप्त महिला के जीवाश्म को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया भैया, बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या नाम दिया गया? तो नर्मदा, अभी तो बोले थे ना, नर्मदा मानव नाम दिया गया। चलिए, कहता है यह जीवाश्म नर्मदा मानव के नाम से प्रसिद्ध है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए प्राचीन मानव का प्रमुख उदाहरण है ना। 4 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है नर्मदा मानव का जीवाश्म भारत के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? बताइए। कहता है नर्मदा मानव का जीवाश्म भारत के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? 4 नंबर का आंसर करिए। क्या हो जाएंगे? हथनोरा से प्राप्त हुआ था। नर्मदा मानव का जीवाश्म जो है भारत के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हथनोरा से, है ना, हथनोरा। कहता है नर्मदा मानव का यह जीवाश्म मध्य प्रदेश में स्थित हथनोरा नामक स्थान से खोजा गया था। 5 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है नर्मदा मानव का जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना माना जाता है? 5 नंबर का आंसर कीजिए। क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 2 लाख वर्ष, है ना, 2 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मानव जीवाश्म लगभग 2 लाख साल पुराना है, जो मानव विकास के मध्य चरण का प्रतिनिधित्व करता है। 6 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है नर्मदा मानव का जीवाश्म किस युग से संबंधित है? किस युग की अगर बात करें तो कौन सा युग कहेंगे बताइए। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? वो हो जाएंगे मध्य प्लीस्टोसिस युग। क्या हो जाएंगे? प्लीस्टोसिस युग, सॉरी प्लीस्टोसिन युग, है ना, मध्य प्लीस्टोसिन युग कहा गया है। अब देखा रहा है कि यह जीवाश्म मध्य प्लीस्टोसिन युग का माना जाता है, जो पृथ्वी के वैज्ञानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है। 1 नंबर क्वेश्चन पे फिर से आ जाएंगे। कह रहा है पाषाण युग में सामान्यतः किस उपकरण का प्रयोग काटने के लिए किया जाता था? पाषाण युग में सामान्यतः किस उपकरण का प्रयोग जो है काटने के लिए किया जाता था? बताइए। 1 नंबर का आंसर कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे हाथ की कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था, है ना जी। कहता है पाषाण युग में काटने, खुदाई करने और शिकार आदि के लिए हाथ की कुल्हाड़ी का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता था। 2 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है ना। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्या मानी जाती है सर बताइए? हैं? कपड़े बनाना, आग का आविष्कार, खेती की शुरुआत, धातु का प्रयोग। क्या हो जाएंगे 2 नंबर का आंसर? तो आप कहेंगे आग का आविष्कार मानी जाती है। पूरा पाषाण काल की सबसे जो बड़ी उपलब्धि है वो आग का आविष्कार, पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। कहता है पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की, जिससे उसे सुरक्षा, भोजन पकाने और गर्मी पाने में मदद मिली। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि पाषाण युगीन गुफाओं में किस प्रकार की कलात्मक सामग्री पाई जाती है? पाषाण युगीन गुफाओं में किस प्रकार की कलात्मक सामग्री पाई जाती है? इसका आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे शैल चित्र। क्या कहेंगे सर? शैल चित्र कहेंगे, है ना जी। पाषाण युगीन गुफाओं में शैल चित्र की कलात्मक सामग्री पाई जाती हैं। कहता है पाषाण युग की गुफाओं में शैल चित्र मिलते हैं, जो उस समय की संस्कृति, शिकार, नृत्य, जानवरों आदि को दर्शाते हैं। 4 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है शैल चित्रों के आधार पर हम किस युग की कला और संस्कृति को समझ सकते हैं? शैल चित्रों के आधार पर हम किस युग की कला और संस्कृति को समझ सकते हैं? अभी बताए थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाषाण युग, है ना, पाषाण युग की। अब देखिए कहता है कि पाषाण युग में बनाए गए शैल चित्र उस समय के मानव के जीवन, धार्मिक भावनाओं और कलात्मक की झलक देते हैं। 1 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है प्राचीन भारत में जंगलों में निवास करने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था? बताइए। प्राचीन भारत में जंगलों में निवास करने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर करेंगे।
एक नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे निषाद नाम से जाना जाता था, है कि नहीं। अब देखिए कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो लोग जंगलों में रहते थे उन्हें निषाद कहा जाता था। ये लोग वन वनस्पतियों पर निर्भर रहते थे और इन्हें आदिवासी समुदाय का हिस्सा माना गया है। अब देखिए 2 नंबर का आंसर करेंगे, निषाद समुदाय मुख्यतः किस पर निर्भर रहते थे। निषाद समुदाय मुख्यतः किस पर निर्भर रहते थे, कृषि, व्यापार, वन उपज, पशुपालन पे, किस पे। 2 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे वन उपज पर क्या निर्भर रहते थे। अब आइए, निषाद समुदाय मुख्य रूप से जंगलों से मिलने वाली वनस्पति, फल, लकड़ी आदि पर निर्भर रहता था। वे जंगलों में ही रहते और जीवन यापन करते। अब 3 नंबर का आंसर करेंगे, निम्न में से किस ग्रंथ में निषादों का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किस ग्रंथ में निषादों का उल्लेख मिलता है। वेद, मनुस्मृति, महाभारत और शास्त्र, किस में मिलता है। 3 नंबर का आंसर करेंगे तो महाभारत में क्या मिलता है, निषादों का उल्लेख मिलता है। कहता है महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में निषादों का उल्लेख एक आदिवासी समुदाय के रूप में किया गया है जो जंगलों में रहते और क्या करते, वहीं जीते खाते। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है पृथ्वी का सबसे पुराना युग कौन सा माना जाता है। पृथ्वी का जो है सबसे पुराना युग है कौन सा माना जाता है। 1 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, आर्कियन युग। क्या हो जाएंगे सर, आर्कियन युग, वेरी गुड। आइए क्या हो जाएंगे, आइए कह रहा है कि आर्कियन युग पृथ्वी का सबसे प्राचीन युग माना जाता है जो लगभग 4 अरब से 2.5 अरब वर्ष पहले तक चला। 2 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। आर्कियन युग में पृथ्वी में कौन सी प्रमुख भौगोलिक प्रक्रिया घटित हुई थी, बताइए। 2 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा सर, 2 नंबर का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि पृथ्वी ठंडी हुई और ज्वालामुखीय गतिविधि कम हुई है ना, कम हुई। आर्कियन युग में पृथ्वी में कौन सी प्रमुख भौगोलिक प्रक्रिया घटित हुई, तो पृथ्वी ठंडी हुई और ज्वालामुखीय गतिविधियाँ कम हो गई। अब देखिए कह रहा है आर्कियन युग में पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ज्वालामुखीय गतिविधि पहले की तुलना में कम हो गई, जिससे जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनने लगा। 3 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है कि आर्कियन युग में जीवन के किस प्रारंभिक रूप का विकास हुआ। डायनासोर, मछली, सूक्ष्मजीव, पक्षी, किसका क्या हुआ, विकास हुआ। 3 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे सूक्ष्मजीव का क्या हुआ, विकास हुआ, वेरी गुड। आइए अब कह रहा है कि आर्कियन युग में जीवन का प्रारंभ सूक्ष्मजीवों से हुआ, यह पृथ्वी पर जीवन के प्रथम प्रमाण माने जाते हैं। 4 नंबर का आंसर करेंगे कि भारत में आर्कियन काल की प्राचीनतम चट्टानें किस पर्वतमाला में पाई जाती हैं। इसका आंसर कीजिएगा, भारत में आर्कियन काल की प्राचीनतम चट्टानें किस पर्वतमाला में पाई जाती हैं। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आइए बताइए तो। विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, कहेंगे अरावली, क्या हो जाएंगे, अरावली। चलिए कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है जहाँ आर्कियन युग की सबसे पुरानी चट्टानों के अवशेष पाए गए हैं। फिर 1 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहा है कि पत्थर के औजार सबसे पहले किस काल में पाए गए थे। पत्थर के औजार जो है सबसे पहले किस काल में पाए गए थे, इसका आंसर कीजिए। 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अब देखिए कहता है पूरा पाषाण काल वह समय था जब मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। ये औजार कठोर पत्थरों के तोड़कर बनाए जाते थे। 2 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बताइए क्या हो जाएंगे सर। तो आप कितना आंसर कहेंगे, आप कहेंगे 3 भागों में, है कि नहीं। कौन, पूरा, मध्य और क्या जी, पूरा, मध्य। देखिए एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल। तो कह रहा है पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। पूरा जिसको कहेंगे पूर्व कहे ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल नहीं कह के, उच्च पाषाण काल नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है नव पाषाण काल। नव पाषाण है ना, चलिए पाषाण काल याद रखेंगे। चलिए वेरी गुड। अब 2 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। कहता है पूरा पाषाण युग में किस प्रकार के औजारों का उपयोग होता था। पूरा पाषाण युग में किस प्रकार के औजारों का उपयोग होता था, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बताइए। चलिए क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे क्या, सरल और परिष्कृत पत्थर के औजार, है ना, सरल और परिष्कृत पत्थर के औजार इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना।
अब देखिए कहता है सरल और देखिए कहता है प्रारंभिक मनुष्य ने इस काल में कठोर पत्थर को तोड़कर धारदार किनारे वाले औजार बनाए जो शिकार काटने या खोदने के लिए प्रयोग में आते थे, है कि नहीं। चलिए 1 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। कहता है माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं, क्या हो जाएंगे 1 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएंगे सर। 1 सेकेंड रुकिएगा, हाँ बोलिए 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे। इसका आंसर जो है हो जाएंगे मध्यपाषाण युग। माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं, तो मध्यपाषाण युग में। कहता है मध्यपाषाण युग में माइक्रोलिथ नामक छोटे और तीखे पत्थर के औजार का उपयोग किया गया जो शिकार और उपकरण निर्माण के लिए प्रयुक्त थे। 2 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है कि मध्यपाषाण युग की समयावधि लगभग कितनी थी, समयावधि बता देना है, बताइए। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 12,000 से 1,000 साल पूर्व, है ना। देखिए कह रहा है मध्यपाषाण युग लगभग 12,000 से 1,000 साल पूर्व का समय था जब मनुष्य ने छोटे औजार का उपयोग करना शुरू किया। 3 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है माइक्रोलिथ किस काम में उपयोग किए जाते थे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएंगे। तो आप कहेंगे शिकार और उपकरण बनाने में, है कि नहीं। माइक्रोलिथ किस काम में उपयोग किए जाते थे, तो शिकार और उपकरण बनाने में। कहते हैं माइक्रोलिथ तीखे और छोटे पत्थर होते थे जिन्हें तीरों, भालों या अन्य औजारों में जोड़ा जाता था। ये शिकार और अन्य दैनिक कार्यों के लिए बहुत उपयोगी थे। 4 नंबर पे आ जाएंगे, क्या कह रहा है 4 नंबर, देखिएगा 4 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि माइक्रोलिथ मानव सभ्यता के विकास में क्यों महत्वपूर्ण थे, बताइए। 4 नंबर का आंसर कीजिए सर, क्या हो जाएंगे इसका आंसर। कहता है माइक्रोलिथ मानव सभ्यता के विकास में क्यों महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये सुंदर थे, क्योंकि इनसे भोजन पकाया जाता था, क्योंकि इनसे जीविका के साधन जैसे शिकार और औजार संभव हुए, क्या हो जाएंगे। क्योंकि ये धार्मिक नहीं, इसका आंसर जो है हो जाएंगे क्योंकि इनसे जीविका के साधन जैसे शिकार और औजार संभव हुए, है कि नहीं। कहता है माइक्रोलिथ मानव की उपयोगिता के अनुसार, है ना, विकसित तकनीक थी जिसने उसे शिकार और संरक्षण के लिए बेहतर संसाधन दिए, इसीलिए यह मानव विकास में महत्वपूर्ण थे। अब आ जाइए, फिर कह रहा है यहाँ पे जोरवे संस्कृति का नाम किस राज्य के स्थान के नाम पर रखा गया है। जोरवे संस्कृति का नाम किस राज्य के स्थान के नाम पर रखा गया है, बता दीजिए। 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। ये नहीं, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है जोरवे संस्कृति का नाम महाराष्ट्र राज्य के जोरवे नामक स्थान से पड़ा जहां इस संस्कृति के प्रमुख अवशेष पाए गए, है ना। 2 नंबर का आंसर करेंगे। कह रहा है कि जोरवे संस्कृति किस काल से संबंधित थी, क्या हो जाएंगे इसका आंसर। 2 नंबर का जोरवे संस्कृति जो थी किस काल से संबंधित थी, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे ताम्रपाषाण काल से, है कि नहीं। कहता है जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण युग की कहता है युग की संस्कृति थी जिसमें लोग तांबे और पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। 3 नंबर का आंसर करेंगे। चलिए कहता है जोरवे संस्कृति में किस प्रकार के औजार का उपयोग किया जाता था, लोहे का, पत्थर का, तांबे पत्थर दोनों, कांसे और लोहे का, क्या हो जाएंगे 3 नंबर में। तो आप कहेंगे तांबे और पत्थर का प्रयोग किया जाता था, है ना। चलिए कहता है जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन थी जिसमें मुख्यतः तांबे और पत्थर के औजार का उपयोग किया गया था जो खेती और घरेलू कार्य में उपयोगी थे। अब 1 नंबर पे आएंगे। कहता है आदि मानव ने सबसे पहले किस खोज को किया था, बताइए। आदि मानव ने सबसे पहले किस खोज को किया था, इसका आंसर कर दीजिए, है ना। क्या हो जाएंगे इसका आंसर, हाँ, आग जलाना। हाँ जी, वेरी गुड। आदि मानव ने सबसे पहले किस खोज को किया था, आग जलाना, ये खोज किया था। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था जिसे उन्होंने पत्थरों को रगड़कर उत्पन्न किया और यह खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। फिर 2 नंबर का आंसर करेंगे कि आग का उपयोग आदि मानव ने किस कार्य में नहीं किया, खाना पकाने में किया, औजार बनाने में, पशु पालन में, शिकार करने में, किसमें नहीं किया, इसका आंसर बता देना है। क्या हो जाएगा, किसमें नहीं किया, तो पशुपालन में नहीं किया, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएंगे पशुपालन में नहीं किया। कहता है आग का आविष्कार आदि मानव ने खाना पकाने, औजार बनाने और शिकार में किया लेकिन पशुपालन में नहीं किया। 3 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है कि आग जलाने की खोज किस युग में हुई थी, वाह कितना बार पूछेगा सर। 3 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 3 नंबर का आंसर, तो आप कहेंगे पूरा पाषाण काल, है कि नहीं, पूरा पाषाण काल। इसमें
पूछने वाली बात है। पूरा कहता है आग जलाने की महत्वपूर्ण खोज पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने की थी, जिसे मानव जीवन को सुरक्षित और अनंत बनाया, है ना। 4 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है आदि मानव का दूसरा बड़ा आविष्कार क्या था। आदि मानव का दूसरा दूसरा बड़ा अधिकार जो था वो क्या था। चलिए बताइए क्या हो जाएंगे इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे पहिया। क्या हो जाएंगे सर? पहिया। कहता आदि मानव का दूसरा बड़ा आविष्कार क्या था? पहिया था। देखिए आग के बाद पहिया आदि मानव का दूसरा प्रमुख आविष्कार था, जिसने परिवहन और कुम्हार जैसे कार्यों को आसान बनाया, है कि नहीं। कुम्हारी लिखा गया, कुम्हार होगा, है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छा लगा होगा, क्या पढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन किलर, है ना जी। क्वेश्चन किलर पढ़ लिए हैं आज, है ना। क्वेश्चन किलर पढ़े हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको लगा कि मैंने आपको समझाने के लिए मेहनत किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एक लाइक कर देने से कुछ नहीं होता, है कि नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है। तो लाइक कीजिए। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।